तो इस सीरीज के 10th लेक्चर में आपका स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एग्जीक्यूटिव। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, होपफुली आपको पता होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोला कि इन चारों में से कौन ऐसे थे जो प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। तो चारों ऑप्शन ये रहा आपके सामने। करेक्ट जवाब है इसका नीलम संजीवा रेड्डी साहब। पूरी स्टोरी में बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा कि इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट सर्व नहीं किया था, डायरेक्ट प्रेसिडेंट बने थे। बाकी लोग जो है पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, देन जाकर प्रेसिडेंट बने। द ओनली अनअपोज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी, became the president कब 1977 में। He was elected on 21st July 1977 and was sworn in as the sixth president of India कब 25 जुलाई 1977। ये सारा कुछ याद रखना नहीं, केवल 1977 याद रखो। और 6 हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, और साथ में जो बाकी ऑप्शन दिया गया था, बाकी नाम, वो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बिफोर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट के पास सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है पूरे कंट्री में। आर्टिकल 63 की बात करें तो ये मेंशन करता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। जैसा कि आपको पता होगा कैसे होता है, फिर इनडायरेक्टली चूज किए जाते हैं फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, जितने भी एमपीज हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के, इवन नॉमिनेटेड भी इसमें शामिल होते हैं। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड पर्सन, है ना, इलेक्टोरल रोल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। साथ में एक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और पॉइंट ध्यान में रखना है कि ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किधर गया, हाँ इधर है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया इज द नोडल डिवीजन इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ध्यान रहे, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमें की पॉइंट्स पे ध्यान में रखना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। और इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, तो इसका करेक्ट जवाब है प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। ठीक है, चलो एक्चुअल क्वेश्चन था, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। अगर एनडीएमए की बात किया जाए तो 2006 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। किस पर्पज से, कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेज टू नेचुरल या फिर मैन मेड डिजास्टर। साथ में एक एपेक्स बॉडी है टू ले डाउन पॉलिसीज, प्लान एंड गाइडलाइन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो एपेक्स बॉडी है वो यही है, क्या नाम है इसका, एनडीएमए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, which of the following gave legal basis to extraordinary power exercised by the government of India during lockdown। लॉकडाउन के दौरान कौन कौन से ऐसे एक्ट्स या फिर लॉज हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देते हैं सरकार को। तो ये है करेक्ट जवाब, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 का और एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 का। 2 और 4 ये करेक्ट जवाब है, ऑप्शन सी। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, अगर उसके बारे में और डिटेल पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको पता है कि फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोला जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, दोनों को देखते हैं कौन सा करेक्ट है। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट सच अ पर्सन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, एज टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। दूसरा है अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिमनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन। ये गलत है, क्यों, क्योंकि कौन डिटरमिन करता है उसका सैलरी और रिमनरेशन क्या होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट डिटरमिन करते हैं, ना कि पार्लियामेंट। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक, चलो अगर आर्टिकल की बात करें तो अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 का क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स, कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। ही सी मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड। वही जो ऊपर वाला कंडीशन था। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों, मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 4 स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि क्या बताना है, हाँ करेक्ट ही बताना है ना, कौन कौन से करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन में बोला है। पहला, गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, कौन जज ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक है, क्या सही हुआ, ऑब्वियस।
ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, है ना। लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि अपर हाउस, लोअर हाउस और गवर्नर, स्टेट की बात कर रहा है ना, तीनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लेजिस्लेचर। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, ही हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही बात है। जैसे प्रेसिडेंट साहब अपर हाउस में या लेजिस्लेटिव राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं मेंबर, ऐसे ही गवर्नर भी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। तो बिल्कुल सही होगा। चौथा, ही हैज नो जुडिशियल पावर, बिल्कुल गलत बात है। उनके पास जुडिशियल पावर भी होता है। तो पहला और तीसरा करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी जो है विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। चौथा देखो, इसलिए गलत है क्योंकि उनके पास जुडिशियल पावर होती है। जैसे ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, जो कि प्रेसिडेंट के पास भी होती है, लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हो कौन सा है? He is consulted by the president while appointing the judges of the concerned state high court, है ना। प्रेसिडेंट साहब उनसे क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं, जबकि अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? चार स्टेटमेंट है, चारों को पढ़ेंगे और नॉट ट्रू कौन सा है पता करेंगे। द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट, बिल्कुल सही बात है। नो कोर्ट कैन कंपेल अ गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, एकदम सही बात है। 2 months notice in writing must be delivered to the governor for bringing civil proceedings in respect of their personal act, भी ठीक है। अगला बोला, courts are empowered to inquire the advice टेंडर बाय द मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसको फिर से पढ़ते हैं क्योंकि ये गलत लग रहा है। कोर्ट्स आर empowered टू इंक्वायर द एडवाइस टेंडर बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर, नहीं, इससे उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म होगी, है ना। इसलिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत है, चौथा गलत है। ठीक है, हमसे नॉट ट्रू ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर? गुड। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे लगता है मिस हो गया, है ना। तो चलो आंसर से, एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बना लेते कि the emoluments and allowances payable to the governor shall be allocated amongst the state in such proportion as the president may by order determine। क्वेश्चन क्या होगा फिर कि अगर कोई एक गवर्नर है, वो 2 या 2 से अधिक स्टेट का गवर्नर सर्व कर रहा, तो उसकी सैलरी कहाँ से ली जाएगी? तो बोला कि एक प्रोपोर्शन में होगी, जो कौन डिटरमिन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे, एज पर आर्टिकल 158 का क्लॉज 3 है। क्लियर है क्या? गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ध्यान रहे, नॉट करेक्ट पूछा है, 4 स्टेटमेंट है। रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। The president shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office, ये भी बिल्कुल ठीक है, 5 सालों के लिए होता है। On the expiry of his term, he continue to hold office until his successor enters upon his office, ये भी ठीक है। तो चौथा ही गलत होगा, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं हम कि प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि थ्रू आउट ईयर्स, है ना, हमारे देश में किसी न किसी राज्य में क्या रहता है? इलेक्शन होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन उसके लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, नहीं, गलत जवाब। इसलिए ऑप्शन डी जो है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। बोलो एकदम क्लियर है क्या? सारा कुछ मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज या फिर हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? तो क्या करते हैं ना, करते हैं क्या? नहीं, ये इलेक्ट होते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन, ये भी इलेक्ट किए जाते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी अपने मेंबर से इलेक्ट किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल अभी ऊपर हमने पढ़ा कि ये होल्ड करते हैं अपना ऑफिस और ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एकदम आसान क्वेश्चन, आर्टिकल अभी तक आपको याद भी हो गया होगा 76, क्योंकि ऊपर भी हमने देखा। बोलो हाँ है ना? गुड। अच्छा, बाकी की बात किया जाए तो कैग की बात किया जाए तो कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। आप ध्यान से समझिएगा, जो इलेक्टेड है उनको इतना आसानी से प्रेसिडेंट साहब या साहिबा नहीं हटा सकते, बट वहीं पर अगर बात किया जाए प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं ना, उनको किसी भी टाइम रिमूव कर सकते हैं। पार्लियामेंट में से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वही चीजें तीनों के बारे में दिया है, स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड ऑल। नेक्स्ट है सेशन रीजन का क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। बिल्कुल सही बात है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट साहब को। रीजन बोल रहा है कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये भी एकदम सही है क्या कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, एमपीज, एमएलए, सारे इलेक्टेड वाले,
नॉमिनेटेड वाले नहीं होते। होपफुली आपको ध्यान रहेगा। तो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है ना। और एसेशन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो जस्ट बता रहा है सिंपली क्या कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन पार्टिसिपेट होते हैं, रीजन थोड़े ना दे रहा, इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने बता दिया कि नॉमिनेटेड मेंबर जो है पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। वहीं पे अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो सारे एमपीज जो इलेक्टेड भी है, नॉमिनेटेड भी है, वो सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं। बोलो एकदम क्लियर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। In case the post of president of India falls vacant and there is no vice president also, who among the following would be the acting president? तो देखो, अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो उनकी जगह कौन लेगा? वाइस प्रेसिडेंट साहब। वाइस प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो उनकी जगह लेंगे सीजीआई। सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब इसके बाद भी अगर नहीं है तो बताओ कौन संभालेगा कुर्सी प्रेसिडेंट साहब की, है ना। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आपको कमेंट करना है कि उसके बाद कौन संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हैज बीन लेड डाउन। ध्यान रहे कि हमारे कंट्री में केवल अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है और किसी का नहीं होता। ठीक है। और वो कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 61 में। वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट साहब का कहाँ, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, क्या बता सकते हो क्या? चलो, तो देखो बाकी आर्टिकल को भी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 53 बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली या फिर थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। 74 की बात किया जाए तो मेंशन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, है ना। आर्टिकल 13 सबको पता है, जुडिशियल रिव्यू जो है इसमें इनकॉर्पोरेटेड है इनडायरेक्टली, है ना। ध्यान रहेगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Who among the following is the legal advisor of a state government? क्या? देखो, जैसे यूनियन का लीगल एडवाइजर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के भी लीगल एडवाइजर होते हैं जिनको एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एडवोकेट जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट कहा जाता है। बोलो एकदम क्लियर। गुड। और यहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 165 में मेंशन है। और कौन अपॉइंट करता है? ऑब्वियस है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ही ऑल्सो परफॉर्म अदर ड्यूटीज एज आर असाइंड टू हिम बाय द गवर्नर या फिर कन्फर्ड अपॉन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एनी अदर लॉज। बोलो क्लियर। वेरी गुड। अब बोल दिया करो, मैं सुन लिया करूंगा। ठीक है। The vice president may be removed from his office by a resolution। अब कौन हटा सकता है? देखो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके होते हैं? राज्यसभा के, है ना। तो राज्यसभा के पास एक पावर होती है उनको हटाने का। तो काउंसिल ऑफ स्टेट विल बी द करेक्ट जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। ओके। और हाँ, उसके लिए अब देखो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस भी समझ लेते हैं यहीं पे। देखो, राज्यसभा जो है रिमूव बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, है ना। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब अगर 250 सीट है तो कम से कम 125 से ज्यादा वोट मिलना चाहिए। ये हो गया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और साथ में नो सच रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 दिन का जो है एडवांस नोटिस देना चाहिए। ठीक है। और नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। सिंपली क्या करेगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 14 दिन का नोटिस देंगे पहले, है ना, राज्यसभा में। उसके बाद वोटिंग होगी, वहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलना चाहिए। मिल गया, उसके बाद लोकसभा, कौन? राज्यसभा का तो हो गया ये सारा कुछ ना। अब लोकसभा में हो जाएगा, लोकसभा बस उसको मान जाए, है ना। ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएंगे कौन? वाइस प्रेसिडेंट साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग है कि प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि नॉमिनल नहीं, वो रियल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड की बात किया जाए तो प्रेसिडेंट साहब होते हैं। क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट और रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो यही गलत हो गया। हमसे क्या पूछा था? करेक्ट पूछा था। ओके। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, है ना। ही कांट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर। बिल्कुल कर सकता है, जिस टाइम पे जैसे चाहे वैसे। इवन बाहर से भी किसी इंडिविजुअल को ले सकता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। हालांकि उसको 6 महीने के अंदर किसी ना किसी अपर हाउस या लोअर हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत हो गए तो चौथा ही करेक्ट होगा। करेक्ट क्या है देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे भी अगर आप देखते हैं तो पहला और चौथा है ना, दोनों में से कोई ना कोई एक जवाब होता है। बोलो हाँ, है ना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर रिक्वायर्ड टू टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, है ना, जब लोकसभा का कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता तो अपोजिशन क्या करती है? एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है। अभी डिटेल में बात करेंगे आगे, डोंट वरी। नो कॉन्फिडेंस मोशन को, है ना,
टेबल करने के लिए कम से कम 50 मेंबर की सहमति चाहिए, है ना, एटलीस्ट 50 मेंबर। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 50 मेंबर। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे मेंशन है? रूल सब रूल 2 एंड 3 ऑफ रूल 198 ऑफ लोकसभा रूल में मेंशन है ये सारा कुछ, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये कुछ स्टोरी है, कहाँ से कब ऐसा हुआ था, कब नहीं हुआ था। आप चाहो तो इसको एक बार पढ़ सकते हो, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी ऑफ liberalization, privatization and globalization was announced as new economic policy by the prime minister। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थे? आपको पता है कि होम मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। 1992 की बात है, और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ओके, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 1991 में, है ना, अनाउंस हुआ था। ओके, बस इतना ही क्वेश्चन था। जैसा कि लास्ट में कोट रहता है, तो आज के लिए कोट तो नहीं है, लेकिन चलो 2 शब्द जो है मैं ही आपको बता देता हूँ। देखो, बहुत बार ऐसा होगा आपको प्रिपरेशन के दौरान कॉन्फिडेंस एकदम आपका लो हो जाएगा कि यार क्या ही चल रहा, ना तो मार्क्स आ रहे हैं, ना तो टाइम से टारगेट पूरा हो रहा, बैकलॉग भी इतने सारे हैं, क्या किया जाए क्या नहीं। तो देखो, मैं एक ही बात बोलूंगा आपको कि कंसिस्टेंट रहो, है ना, कंटिन्यूटी बनाए रहो, और खुद पे भरोसा रख कर चलते रहो, है ना, लगे रहो। क्यों? क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये मैराथन है, लंबा दौड़ है, उसमें आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा भागोगे तो जल्दी थक जाओगे, तो क्विट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मंझे हुए खिलाड़ी की तरह चलोगे तो चलते जाओगे, और इस प्रिपरेशन जर्नी का मजा भी ले पाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने ज्ञान को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।